हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। और आज हम करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था कल और आज ये सेकंड पार्ट है। मैं एक बार फिर से बता दूं, 2017 एचटेट 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। और ये पेपर 2 है, यानी कि टीजीटी लेवल। ठीक है, इससे पहले मैं पीआरटी लेवल का कंप्लीट पेपर अपलोड कर चुका हूं और आज ये 2017 का क्वेश्चन पेपर यानी कि टीजीटी लेवल भी अपलोड कर दूंगा। और एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे हम सीडीपी डिस्कस करते हैं विद कॉन्सेप्ट, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोशिश रहती है कि सारे ऑप्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑप्शन कि भाई ये ऑप्शन जो है करेक्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, नहीं। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन जो होते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे 1 से लेके 15 क्वेश्चन और आज इस वीडियो में होने वाले हैं आप लोगों के लिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें। प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर at the end of the month every month, which schedule of reinforcement it reflects। शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? आपके ऑप्शन हैं फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल या फिर वेरिएबल इंटरवल। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है, अगर आप निकाल पाएँ इसका आंसर, तो इसका जो आंसर है वो वेरिएबल इंटरवल तो हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब वेरिएबल के दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब सैलरी मिलती है तो वो एवरी मंथ मिलती है, यानी कि जैन की सैलरी मिल गई, फिर फेब की मिल गई, फिर मार्च की मिल गई, फिर अप्रैल की मिल गई, इस तरीके से मिलती है। तो मतलब वेरी तो कर ही नहीं रहा है ना। वेरी का मतलब है होता है चर या भिन्न होना, कि भाई कभी मिली कभी ना मिली, तो वेरिएबल तो होता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर आप अपने दिमाग से लगाओगे भी, तो या तो फर्स्ट में से होगा या फिर वो थर्ड में से भी होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, फिक्स्ड इंटरवल। तो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है ये। क्यों है इंटरवल इसमें वर्ड आ रहा है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है कि एक अंतराल, एक निश्चित अंतराल जो कि अपने आप को रिपीट करे। जैसे कि मान लो जनवरी की सैलरी मिल गई टीचर को, उसके बाद जो है उसको फरवरी की सैलरी मिलेगी, उसके बाद उसको मार्च की, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से वो आगे चलेगा। तो हर महीने के एंड में उसको सैलरी मिल रही है, तो एक फिक्स्ड इंटरवल कहलाएगा ये। ठीक है, अच्छा बात करते हैं फिक्स्ड रेशियो। अब आपका जवाब ये भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर फिक्स्ड रेशियो क्यों नहीं है। तो फिक्स्ड रेशियो का भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि मान लो स्कूल ने डिसाइड किया, जैसे मान लो एक स्कूल के अंदर 30 टीचर्स का स्टाफ है, यानी कि टोटल जो स्टाफ है वो 30 है। अब स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इस महीने यानी कि जनवरी मंथ में जो सैलरी मिलेगी वो 15 टीचर्स को मिलेगी, ओनली 15 टीचर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 हैं उनको सैलरी मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद तीसरे मंथ में फिर से जो 15 जिनको सैलरी मिल चुकी है फिर उनको मिलेगी। फिर फोर्थ मंथ में जो नेक्स्ट 15 आएंगे उन मतलब 15-15 टीचर्स करके सैलरी मिलेगी। तो 15 का रेशियो यहाँ पे स्कूल ने डिसाइड कर दिया, जो कि फिक्स है, यानी कि पहले महीने 15 टीचर को मिलेगी, उसके बाद दूसरे महीने दूसरे 15 टीचर को मिलेगी, यानी कि सेकेंड हाफ 15 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है फिक्स्ड रेशियो का मतलब। समझ में आ गया आपको फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है? ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड इंटरवल का तो समझ में आ गया सबको। वेरिएबल रेशियो का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि मान लो स्कूल पहले दे रहा है 20 टीचर को और लास्ट के जब 10 टीचर को सैलरी मिल रही है वो नेक्स्ट मंथ में मिल रही है, फिर तीसरे महीने फिर 20 टीचर को मिलेगी, इस तरीके से। मतलब रेशियो भी वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। और वेरिएबल इंटरवल का मतलब है कि इस महीने सैलरी मिल रही है, फिर तीसरे महीने सैलरी मिल रही है, फिर 5वें महीने सैलरी मिल रही है, फिर 6ठे महीने सैलरी मिल रही है। तो देखो मैंने चारों ही ऑप्शन जो हैं आपको करेक्ट बता दिए हैं, एक्सप्लेन अच्छे से कर दिए हैं, लेकिन जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि हमें सैलरी मिलती है, टीचर्स को सैलरी मिलती है, वो हर महीने के एंड में मिलती है। तो एक यहाँ पे इंटरवल भी फिक्स है।
ठीक है, एक एक महीने का जो इंटरवल है वो फिक्स है, अंतराल है वो फिक्स है। तो आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड है। लेकिन मैंने आपको कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है विद 4 ऑप्शंस, जो कि कोई भी यूट्यूबर जो है, अगर आप देखोगे एचटेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे, तो कोई भी टीचर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वो सिंपल आंसर को भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बाकी जो यूट्यूबर्स होते हैं वो केवल जस्ट टिक कर देते हैं कि भाई हाँ, सेकंड ऑप्शन ये आपका आंसर है, थर्ड ऑप्शन ये आपका आंसर है, जस्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने है, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नोट करके चलें। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LAD। एलईडी का फुल फॉर्म ही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो ऐसा मानते थे कि हर बच्चे के अंदर एक एलईडी होता है। एलईडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जो लैंग्वेज को एक्वायर करे, ठीक है, अपने अंदर ग्रहण करे। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिस्ट थे जो ऐसा मानते थे, जिन्होंने सबसे पहले एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो थे चॉम्स्की। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है चॉम्स्की। ठीक है, प्याजे का तो आपको पता है कि भाई इन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, फिर थोड़ी बहुत रिसर्च इन्होंने मोरल डेवलपमेंट में भी की थी, तो प्याजे तो हो नहीं सकता था यहाँ पे। उसके बाद वाइगोत्स्की का आप सभी को पता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने बनाई थी। डैन स्लोबिन जो हैं बेसिकली ये भी जो है बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने भी लैंग्वेज फील्ड के अंदर, कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर भी काफ़ी अपनी रिसर्च दी हैं। लेकिन जो एलईडी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था चॉम्स्की ने। ठीक है, और इन्होंने, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ चुका है तो मैं एक बात आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ कि चॉम्स्की ये मानते थे कि जो एलईडी है, मतलब हर बच्चे के अंदर एक डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये जो डिवाइस है ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में चल रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो एलईडी है उस टाइम बड़ा एक्टिव होता है, तो जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, जितनी ज़्यादा स्पीच उसने ग्रहण करनी है, मतलब उसका अच्छे सा कम्युनिकेशन उसी दौरान, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में ही डेवलप होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, हु प्रपोज्ड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में जो ये टर्म है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ये है बच्चों कि देखो टीचर होता है, टीचर का काम होता है इंफॉर्मेशन को देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को देना। बच्चों का काम होता है कि उसी ही इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। टीचर ये चाहता है कि जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बच्चों को, वैसे वैसे ही वो बच्चा जो है एज इट इज़ उसको ग्रहण कर ले, परसीव कर ले। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टीचर तो चाहता ही ये है। अच्छा, अब देखो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि उनको ना जब तक उनकी पढ़ाई चालू होती है तब तक जो है उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जो है स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, अब स्टोर करनी पड़ती है तो इसी वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ जाता है कि भाई हर इन्फॉर्मेशन को वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट उसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होता है तो वो पढ़ाई के अंदर वीक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप अच्छे से मानोगे। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, तो इसमें होता क्या है कि जो भी लेसन होता है, पार्ट होता है, उस जब सबसे पहला पेज आता है उस नए पार्ट का, यानी कि न्यू लेसन का, तो उसमें सबसे पहले टीचर ये बताएगा कि भाई आपने प्रीवियस लेसन में क्या पढ़ा। ठीक है, प्रीवियस लेसन में आपने ये पढ़ा था, मतलब उसका जस्ट रिवीजन होगा। और फिर सेकंड वो आउटलाइन पॉइंट होंगे जो नए लेसन के अंदर चलेंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा, बच्चों की बुक्स उठा के देखो कि जब न्यू लेसन चलता है तो स्टार्टिंग में कुछ न्यू जो है आउटलाइन पॉइंट होते हैं जो उस लेसन के अंदर पढ़ाए जाने होंगे। ठीक है, और पीछे टीचर ये डिस्कस करेगा कि भाई हाँ, स्टार्टिंग में लेसन में ये चीज़ें टीचर ये डिस्कस करेगा कि भाई पास्ट में बच्चे ने क्या पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ वो जोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या कोशिश की जा रही है, यहाँ पे कोशिश हो रही है कि भाई टीचिंग को बेसिकली सुगम बनाएं, सरल बनाएं। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को जोड़ें,
अग्रिम नॉलेज से, जो कि बच्चा नॉलेज अब गेन करेगा, तो दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी होगी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर बच्चा ले तो इन्फॉर्मेशन ना ओवरलोड हो जाए और ओवरलोड होके क्रश हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो बेसिकली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का पर्पज़ ही ये था कि इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था आसुबेल ने, ठीक है। आसुबेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और पैवलो तो आप जानते हैं कि बिहेवियरिस्ट थे। प्याजे का फिर से मैं आपको बता दूं कॉग्निटिविस्ट थे। और ब्रूनर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो आसुबेल जो है इसका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में MI कहते हैं, थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जो MI है बेसिकली यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बिने ने, या फिर प्याजे ने, या गार्डनर ने, या फिर जेनसेन ने। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो देखो बिने हो नहीं सकता, क्योंकि बिने ने सबसे पहला IQ टेस्ट जो है डेवलप किया था, तो बिने इसका आंसर नहीं है। जीन प्याजे ने इंटेलिजेंस पे कोई रिसर्च नहीं की थी। उसके बाद जेनसिन ने हालांकि इंटेलिजेंस पे रिसर्च की थी, लेकिन इन्होंने G फैक्टर इंटेलिजेंस पे रिसर्च की थी, यानी कि जर्नल फैक्टर, ठीक है, जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, G फैक्टर, S फैक्टर। और बेसिकली हावर्ड गार्डनर इसका आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था कि भाई जो इंटेलिजेंस होती है वो एक टाइप की नहीं होती, हालांकि बहुत सारे टाइप की होती है, मतलब कम से कम 8-9 इंटेलिजेंस के टाइप्स इन्होंने बताए थे। और ये सारे टॉपिक मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे YouTube चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। फ्रॉइड के अनुसार जो कि ओरल स्टेज है उसका एज ड्यूरेशन क्या है? तो बेसिकली ओरल स्टेज क्या होता है? ओरल स्टेज होता है कि जब बच्चा जो है अंगूठा चूसता है, मतलब सकिंग जो उसकी स्टेज होती है, जिससे कि वो अपना साइकोसेक्सुअल प्लेजर गेन करता है बच्चा। तो बेसिकली उसकी जो स्टेज, उसकी जो रेंज क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बर्थ टू 1 ईयर, मतलब जन्म से लेके 1 साल तक बच्चा जो है अपने मतलब ओरल सेक्सुअल को पूरा करने के लिए सकिंग या फिर थम को सक करता है, ठीक है। इन चीज़ों को ज़्यादा शो करता है, ओरल स्टेज को शो करता है, मतलब जन्म से लेके 1 साल के बीच में, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। उसके बाद मूव करते हैं, द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग्स इज नोन एज। जो आपकी दीर्घावधि स्मृति है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है, हाउ टू डू द थिंग्स कहलाती है। बेसिकली कौन सी मेमोरी है ये? प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, या इमीडिएट मेमोरी, या फिर सेंसरी मेमोरी। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है? प्रोसीजरल मतलब स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम सीखते हैं। किसी कार्य को जब हम करते हैं, मान लो सपोज करो गाड़ी चलाना अगर हमें सीखना है, तो हमें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि भाई पहले जो है स्टीयरिंग को थामो, उसके बाद जो है सबसे पहले ये देखो, मतलब स्टेप बना के हम गाड़ी सीखते हैं, है ना। ये मैं गाड़ी चलाने के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप अगर सीखें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती है, ठीक है। कि भाई जैसे गाड़ी का ही एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि भाई पहले जो है सबसे पहले ये देखना होता है कि गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो पहले उसको न्यूट्रल पे कर लो, उसके बाद क्लिच को दबाओ, फिर गियर चेंज करो, फिर हल्के हल्के एक्सेलरेट करो गाड़ी को, रेस दो हल्की हल्की। तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन सीखने की कोशिश करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को, तो वो लंबे टाइम तक उसको याद रहती है, ठीक है। और सारी चीज़ें इसमें ये है कि भाई चीज़ों को कैसे करें, हर चीज़ के अंदर एक एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। कोई भी टास्क करते हैं हम, जैसे मान लो कोई बच्चा न्यू लेसन पढ़ रहा है, तो न्यू लेसन के अंदर सबसे पहले होगा सिंपलेस्ट चीज़ें। सबसे पहले ना आउटलाइन पढ़ाई जाती हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है। सबसे पहले सिंपल चीज़ें आएगी, फिर उसी मेमोरी के ऊपर बेस्ड होंगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें, और फिर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो बिल्कुल लेसन के एंड में आती है। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप है। कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, ठीक है।
तो ये होता है प्रोसीजरल मेमोरी। और ये लॉन्ग टर्म तक जो है बच्चे जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हो रट लेते हैं, तो बच्चों की मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाती हैं चीज़ें। एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी जैसे आपने कोई मूवी देखी और मूवी देखने के बाद जैसे मान लो 3 घंटे की मूवी थी, तो और घर आके आपको किसी ने पूछा कि भाई जो मूवी आप देख के आए थे वो कैसी थी, तो आप उसकी स्टोरी बना दोगे, शॉर्ट में स्टोरी बना दोगे, 5-6 मिनट में आप जो है उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये भी लंबे टाइम तक बच्चा जो है याद रख सकता है। इमीडिएट मेमोरी, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने अचानक से ही आंसर बता दिया, ठीक है, याद करके, उसे आप इमीडिएट मेमोरी कह दोगे। या फिर सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी हमारे सेंसेस को यूज़ करती हैं, जैसे हमारी नोज़, आइज़ और या फिर ईयर्स, ये इन सेंसेस को यूज़ करके जो मेमोरी बनती है उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। बट इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने जो है सबसे पहले ट्रायआर्किक थ्योरी दी थी, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे पहला होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, उसके बाद होता है क्रिएटिव सृजनात्मक बुद्धि, और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक बुद्धि। मतलब सबसे पहले विश्लेषण करो, उसके बाद सृजनात्मक करके कोई नई चीज़ें डेवलप करो, और उसके बाद जो है जो चीज़ें सीखी आपने क्रिएटिव थ्योरी इंटेलिजेंस के अंदर, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। तो ये स्टर्नबर्ग ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ट्रायआर्किक थ्योरी का, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन ने बेसिकली जो है बुद्धि के 2 बुद्धि दी थी, यानी कि 2 इंटेलिजेंस के टाइप्स उन्होंने बताए थे, दिव्य बुद्धि आप कह सकते हैं। और बिने तो आप जानते हैं कि फर्स्ट आईक्यू टेस्ट इन्होंने डेवलप किया है। थॉर्नडाइक ने भी इंटेलिजेंस में भी रिसर्च की थी, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है स्टर्नबर्ग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और इंटेलिजेंस के जितने भी वीडियो आपको चाहिए वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं इंटेलिजेंस पे, ही आपको कम से कम मेरे हिसाब से 10-11 जो है अलग वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद द लॉ विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यूज़ ऑफ लर्निंग, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, वह कौन सा नियम है। देखो इसका जो आंसर है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से लगाना चाहो तो इसका जो आंसर है बड़े जल्दी जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, सब देखो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर एंड लॉ ऑफ यूज़। ये जो आंसर है बेसिकली, ये जो लॉ है वास्तव में एक लॉ है लॉ ऑफ यूज़ का, और ये जो लॉ ऑफ यूज़ है ये थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉज के अंदर आता है। थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज के अंदर आता है, जहाँ पे मैंने आपको रेडीनेस बताया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ यूज़ यहाँ पे जो है गेस्टाल्ट व्यूज़ ऑफ लर्निंग के अंडर नहीं आता है। बाकी जो 3 लॉ आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, वो बेसिकली सारे जो हैं गेस्टाल्ट व्यूज़ ऑफ लर्निंग के ही पार्ट हैं, लॉ हैं। लॉ ऑफ क्लोजर मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ क्लोजर में उन्होंने बताया था, इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ कि मान लो कोई शेप आपने बनाई, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल आपने बनाया, इस तरीके से बनाया ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल हैं, ये जो मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, तो आप समझ जाओगे कि भाई हाँ ये तो त्रिभुज है, ये तो ट्रायंगल है। हालांकि मैंने जो है हर पीसेस को काट काट के बनाया है, बीच में गैप रखा है, लेकिन आप फिर भी पूरी जो आइडेंटिटी बनी है वो समझ गए। तो ये से होता है लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है, जो शेप क्लोज्ड होती हैं। अगर हम डिफरेंट स्टिमुलस से भी बनाएं तो बेसिकली हमें कंप्लीट एक शेप दिखती है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि अगर कोई चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, जैसे मान लो ये चीज़ें अलग हैं और ये कुछ चीज़ें अलग हैं, तो आपको ये वाला हिस्सा अलग ही दिखेगा, ये वाला हिस्सा अलग ही दिखेगा ग्रुप के अंदर, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब हो जाएगा कि अगर ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बीच में अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो वो एक पैटर्न फॉर्म करती हैं जो एक जैसी होती हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर अकरेंस ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर द टीचर सेज वेरी गुड टू द चाइल्ड शी हैज़ यूज्ड। बेसिकली जैसे बिहेवियर टीचर चाहता था बच्चे के अंदर, वो दिखने के बाद टीचर ने उस बच्चे को बहुत ही अच्छा कहा है,
ठीक है, वेरी गुड का है। तो बेसिकली ये कौन सा री इन्फोर्समेंट है, प्राइमरी री इन्फोर्सर है या फिर ये सेकेंडरी है या फिर नेगेटिव है या नन ऑफ द अबोव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये है सेकेंडरी री इन्फोर्सर। बेसिकली प्राइमरी क्या होते हैं, जब हम वास्तव में कोई रिवॉर्ड देते हैं या बच्चों को चॉकलेट दे दी, टॉफ़ी दे दी या फिर आपने टेंजिबल रिवॉर्ड दे दिए कि बच्चों की पीठ थपथपा दी, ये होते हैं प्राइमरी री इन्फोर्सर। अगर आप मुंह से जस्ट वर्बली उसको बोल रहे हो तो वो हो जाएगा सेकेंडरी री इन्फोर्सर। बाकी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट या नन ऑफ द अबव का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड्स वैल्यू। इकोलॉजिकल सिस्टम आपने पढ़ा है, परिस्थितीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है। तो बेसिकली जो मूल्य होते हैं ये होते हैं मैक्रो सिस्टम के अंदर। किसके अंदर होते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर। इससे रिलेटेड भी वीडियो जो है मैंने बना रखा है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजिंग आवर करंट स्कीमास टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज। वर्तमान स्कीम के द्वारा यानी कि स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, ठीक है। असेम्बलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो आंसर आपका फर्स्ट भी हो सकता है इसका आंसर, और अकोमोडेशन भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। प्याजे की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है असेम्बलेशन, अकोमोडेशन, मतलब हम स्कीमास को यूज़ करके जो है बाहरी तंत्र को यानी कि एनवायरनमेंट को, प्रकृति को समझते हैं, अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप अकोमोडेशन भी कह सकते हैं, एसिमुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्टेट कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सही है और इसका आंसर भी आप जो है अपना थोड़ा दिमाग लगा के दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। तो आपको ऐसा उदाहरण बताना है जो कि नहीं है, ठीक है। तो एटीट्यूड, इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी, तो ये जो 3 ऑप्शन हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जस्ट एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब पॉजिटिव ऑप्शन है। तो इसमें जो हंगर है वही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि नेगेटिव जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूख, यानी कि हंगर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण क्या है इनमें से। ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर लेप्रोसी, ठीक है। तो जल्दी से पता है इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, देखो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि विकासात्मक विकार की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जुड़ा होगा इंटेलेक्चुअल से, ठीक है, यानी कि बौद्धिक अक्षमता से। बाकी जो दृष्टि बाधित होते हैं या फिर श्रवण बाधित होते हैं, बेसिकली कौन कहता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होते। इनका विकास तब भी होता है अगर कोई बच्चा मान लो ब्लाइंड है तो सक्सेसफुल, हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं पास्ट में कि जो बच्चे जो हैं बेसिकली जिनको श्रवण बाधिता है या फिर जिनको दृष्टि बाधिता है वो बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं, उनका विकास भी होता है। ऐसी बात नहीं उनका विकास नहीं होता, ठीक है। और जिनको कुष्ठ रोग होता है उनका विकास भी होता है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, मतलब उसके ब्रेन के अंदर ही कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई, तो उसके विकास में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेन से ही सब कुछ होना होता है। जब ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो बेसिकली उसका विकास कैसे होगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सपोर्ट्स ग्रामेटिकली प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो बेसिकली ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन को या ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग को असेस करता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोकाज एरिया। दिमाग के अंदर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जिसको बोलते हैं ब्रोका एरिया, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड होता है स्पीच से रिलेटेड, यानी कि भाषा से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम या फिर उसकी भाषा में उसको कोई दिक्कत है तो उसका ब्रोका एरिया इन्फ्लुएंस हो चुका है, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया इसका राइट आंसर है। और आज का लास्ट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ। बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग क्या है,
ठीक है। तो प्रोग्राम लर्निंग है कि ऐसा जहाँ पे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक प्रोग्राम तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जो टीचिंग टूल्स होते हैं वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से सीरियल वाइज रखे हुए होते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। टीचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें या फिर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बच्चों ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है तो वो सिस्टमेटिक तरीके से रिसीव करेगा, और टीचर ने उस इन्फॉर्मेशन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के अंदर, तो वो प्रोग्राम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब सिस्टमेटिक तरीका। तो प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? सिस्टमेटिक वे, ठीक है। तो इसका जो ये बेसिकली जो प्रोग्राम लर्निंग है ये किसके काम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आधार के ऊपर बेस्ड, यानी कि स्किनर, प्याजे, पावलोव, बेंडूरा। तो बेसिकली स्किनर के काम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। प्याजे, पावलोव, प्याजे तो आप सभी जानते हैं कि कॉग्निटिव थ्योरी या मोरल डेवलपमेंट में इनकी रिसर्च है। बाकी पावलोव जो है बिहेवियरिस्ट हैं, हालांकि स्किनर भी बिहेवियरिस्ट हैं। बेंडूरा इन्होंने मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो स्किनर इसका जो है राइट आंसर है, स्किनर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 2017 का एस्टेट क्वेश्चन पेपर 2 है, यानी कि टीजीटी लेवल, और आज मैंने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। पहला पार्ट आई हैव अपलोडेड अर्लियर, यानी कि यस्टरडे, और आज मैंने ये पार्ट अपलोड किया है। तो 2017 के 2 पेपर इन टोटल हो चुके हैं, पीआरटी और टीजीटी। अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि 2017 का पीजीटी पेपर भी मैं डिस्कस करूं, सीडीपी सेक्शन का, और फिर जो है नेक्स्ट पेपर आएंगे 2018-19 जो भी लेटेस्ट पेपर हैं, और जो ओल्ड पेपर हैं एस्टेट के उनको भी लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।